अज़ीज़ तलबा व तालबात, आदाब। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस तालीमी प्रोग्राम में मैं डॉक्टर दानिश मोइन आपका खैर मकदम करता हूँ। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है कुछ दिन कबल हमने आपके साथ एक गुफ्तगू की थी जिसमें हमने विजयनगर के सियासी हालात पर रोशनी डाली थी। आज हम आपको तीन चीज़ों पर तवज्जो दिलाना चाहते हैं। रियासत क्या है, स्टेट क्या है, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे और उसके बाद आपसे जो बात करेंगे वो मैशियत पर बात करेंगे और फिर समाजी हालात पर बात करेंगे। पहले हम ये बताना चाहते हैं कि विजयनगर के जो सल्तनत है उस सल्तनत में स्टेट की यानी कि रियासत की क्या अहमियत है। रियासत की अहमियत के बारे में कुछ कंटेम्प्रेरी उस वक्त की जो किताबें हैं उसमें भी मिलता है और ये बताया जाता है कि ये एक जो बादशाह बनेगा या जो बादशाह होता है किसी भी रियासत का, वो एक ज़िम्मेदार आदमी हो और उसकी ये ज़िम्मेदारी होती है कि जो गुड है, जो अच्छा है, उसको प्रोटेक्ट करे। मतलब स्टेट की ज़िम्मेदारी जो दी गई है वो बादशाह को दी गई है और बादशाह को ये बताया गया है कि आप प्रोटेक्ट करेंगे हर अच्छाई को। और दूसरी चीज़ है कि पनिश करेंगे, आप सज़ा देंगे ऐसे तमाम लोगों को जो किसी भी तरह के गलत काम कर रहे हैं, बिना किसी भेदभाव के, किसी को डिस्क्रिमिनेट करके नहीं। तो पहली चीज़ जो बादशाह के लिए ज़िम्मेदारी आयद की गई है वो ये दी है स्टेट चलाने के लिए, कि बादशाह को ये इजाज़त है कि वो अपने स्टेट को चलाने के लिए, अपनी रियासत को चलाने के लिए टैक्स कलेक्ट कर सकता है। तो ये समझने की चीज़ है। टैक्स क्यों? क्योंकि रियासत जब चलेगी आपको इकॉनमी चाहिए होगी, पैसे चाहिए होगी, तो पैसे कहाँ से आएंगे? टैक्स के ज़रिए आएंगे। तो ये इजाज़त है एक बादशाह के लिए। जो हुकूमत करेगा तो उसमें मशवरा भी कर लेगा। किससे मशवरा लेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि उनके जो जो मिनिस्टर्स होंगे या सीनियर उमरा होते थे उनके मशवरे से बादशाह जो है हुकूमत कर रहा है। ये निज़ाम है हुकूमत को चलाने का। अब इस हुकूमत को चलाने के निज़ाम में दूसरी चीज़ जो हमें समझना है वो ये समझना है कि जो स्टेट को कैसे डिवाइड किया गया, कैसे उसको अलग अलग किया गया है ताकि हम कंट्रोल कर सकें तरीके से। बादशाह को ये सिखाया गया। तो जो राज्य है, इंग्लिश हिंदी में इसके लिए संस्कृत में वर्ड राज्य आया है, जिसको आप स्टेट कह दीजिए। यहाँ पर राज्य को तीन बड़े हिस्सों में ब्रॉडली बांटा गया। पहला जो हिस्सा है उसको ये कहा जाता है मंडलम। मंडलम का मतलब हो गया, जिसको हम लोग उर्दू में कह सकते हैं, इंग्लिश में कहते हैं प्रोविंस को कहते हैं, इलाकाई सल्तनत जो बोलते हैं। जैसे आज हम बोलते हैं कि स्टेट है, तेलंगाना स्टेट है, आंध्र प्रदेश स्टेट है, यूपी स्टेट है, बिहार स्टेट है। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक स्टेट को हम उस वक्त मंडलम कह रहे हैं। मंडलम के अंदर फिर दूसरा एक और सेक्शन बनता है जिसको नाडु बोलते हैं। नाडु का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट, ज़िला, जिसको आप ज़िला कहते हैं। तो मंडलम जो हो गया, पहला हो गया। मंडलम के अंदर जो है वो दूसरा जो आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा और तीसरी जो इकाई बनेगी वो उसकी बनेगी स्थल। स्थल का मतलब हो गया, आप ये कह सकते हैं तहसील जिसको बोलते हैं। और सबसे छोटी इकाई जो बनेगी राज्य की, उसको हम ग्राम के नाम से जानते हैं, यानी कि विलेज के नाम, विलेज या गांव जिसको आप कहते हैं। ये हमारा विजयनगर में डिस्ट्रीब्यूशन जो किया गया है अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने स्टेट को चलाने का चार हिस्से में वो कर दिया गया कि अब ऐसे हुकूमत चलाई जाएगी। दूसरी बात, जो गवर्नर हो रहे हैं, इलाकाई गवर्नर जिनको अपॉइंट किया गया है, जिनको एक ओहदा दिया गया है, उनको काफ़ी फ्रीडम दिया गया, ऑटोनॉमी बहुत ज़्यादा उनको दी गई है। ऑटोनॉमी का ये हाल है कि अगर वो चाहें तो अपनी अदालत बना सकते हैं, अपने फैसले खुद कर सकते हैं, फैसले करके वो फैसले वहीं पर निपटा सकते हैं। वो अगर चाहें तो अपॉइंटमेंट अपने हिसाब से कर सकते हैं। किसी को अगर आपको बहाल करना है, किसी को नौकरी से मुअत्तल करना है तो वो भी कर सकते हैं, उनको अपॉइंट भी कर सकते हैं। ये गवर्नर के पास इतनी ताकत दी गई है। यहाँ तक कि फ़ौज रखने का भी इख्तियार दिया गया है कि एक आपको एक फ़ौज भी रखना है। उनको नए टैक्सेस भी नाफिज करने का हक़ दिया गया।
अगर चाहते हैं कि एक ख़ास प्रोविंस में कोई कार टैक्स दिया जाए तो वो उनको अख्तियार दिया गया है। कोई पुराने टैक्स को ख़त्म करना चाहें तो वो ख़त्म भी कर सकते हैं। तो ये भी उनके पास एक आज़ादी दी गई है। जो इनकम आपको आती है कि एक सर्टेन अमाउंट ये फिक्स किया गया है कि वो आप सेंटर हुकूमत में जाके देंगे, यानी मंडलम का जो इंचार्ज है या कोई प्रोविंशियल गवर्नर है तो वो उसको ये जिम्मेदारी आयद की गई है कि जो अमाउंट आपने लाया है उसका का एक हिस्सा वो आप सेंटर में जाके देंगे बादशाह को। ये एक निज़ाम बनाया गया। दूसरी चीज़ है कि कभी रेफरेंस मिलता है, जैसे आपको मैंने दिल्ली सल्तनत में बताया था, इख्ता निज़ाम हुआ करता था कि जिसमें आप सैलरी के बदले में एक लैंड दिया करते थे। तो वैसे यहाँ पर भी हमको देखने को मिला, अमारम करके एक वर्ड आता है। अमारम, अमारम का लफ्ज़ी मतलब जो होता है ज़मीन होता है, टेरिटरी होता है। तो ये अमारम जो है वो कब देखा जा रहा है, वो बड़े मिलिट्री कमांडर्स को दिए जा रहे हैं। अगर एक मिलिट्री कमांडर को आपने अपॉइंट किया है तो उसको सैलरी के बदले में आपने एक एरिया पूरा असाइन कर दिया कि ये एरिया आपका है और इसकी इनकम जो होगी, इससे जो आमदनी होगी वो आमदनी आपके का एक सैलरी बन जाएगी और आपका ये कह सकिए कि वजीफ़ा होगा, जो भी आप उसको कह सकते हैं। ये हमारा एक तरीका था काम करने का। तो पहली चीज़ तो जो हमने देखा है कि स्टेट का क्या कंसेप्ट है और स्टेट कैसे चल रहा है, ये आपको बताया। हमारे यहाँ जो स्टेट है विजयनगर का, उस विजयनगर के स्टेट में जो बड़ी अहमियत की चीज़ है वो ये है कि टैक्सेस कैसे आ रहे हैं। क्योंकि जब आप रियासत चला रहे हैं, रियासत चलाने के बाद आपको पैसे आने हैं तो उसके क्या दर रखा आपने, किस अंदाज से आप करेंगे। टैक्सेस के बारे में बहुत डिटेल और क्लियर चीज़ें नहीं आ रही, लेकिन फिर भी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है और ख़ास करके जो आप सेकेंडरी किताबें हैं उसमें जो किताबें जो इल्म मिलता है उससे जो बात की जाती है वो ये कही जाती है कि ये टैक्सेस वैरी करता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं कि फिक्स कर दिया है सब चीज़ के लिए एक ही टैक्स दिया जाएगा, ऐसा नहीं। अब जैसे एक रेफरेंस मिलता है, कुरुवाई करके एक फसल है, एक टाइप का राइस है जिसको कुरुवाई कहते हैं, उसका रेफरेंस मिल रहा है। वो कहा जा रहा है कि उसमें 1/3 जो है वो आपको टैक्स देना अगर आप कुरुवाई की पैदावार कर रहे हैं तो। वैसे ही बताया गया है कि अगर आप चना की खेती कर रहे हैं, आप अगर तिल की खेती कर रहे हैं, आप दाल की खेती कर रहे हैं, तो ऐसी खेती के लिए बताया गया है कि आपको 1/4 हिस्सा जो है, यानी कि 1/4 हिस्सा जो है आपको टैक्स में देना होगा। बाजरा की खेती पर यह कहा गया कि आप 1/6 1/6 हिस्सा जो हुआ वो हिस्सा जो है आप उसको टैक्स में दें। उसके बाद थे तो यही मैंने कहा कि रेट जो है वो वैरी करती है एरिया वाइज, और कहीं कहीं पर यह भी बताया जा रहा है कि अगर आपको इरिगेशन की कैसी सुविधा दी जा रही है, कैसी फैसिलिटीज़ दी जा रही है, उसको तवज्जो रखते हुए भी आप पर टैक्स लगाया जाएगा। अगर आपको खेती के लिए मुहैया कराया जा रहा है पानी सरकार के ज़रिए, अगर खेती के लिए आपको और भी सहूलतें दी जा रही है तो इन सहूलतों के हिसाब से हो सकता है आपकी जो टैक्स है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम यहाँ पर समझ रहे हैं। पहली जो गुफ्तगू ख़त्म हो रही है यहाँ पर, तो हम एक चीज़ ये कहना चाह रहे हैं कि स्टेट कैसा है और स्टेट कैसे चलता है, उस पर बात की गई है। तो जब भी आप स्टेट को समझेंगे तो स्टेट की नौइयत को समझिए कि कैसे स्टेट कैसे चल रहा है, कैसे स्टेट को चलाया जाता है। तो ये एक गुफ्तगू में हमने आपके साथ मुख्तसरन बयान किया। अब हम बताएंगे कि कुछ ऐसे हमारे पास ट्रैवलर हैं जो यूरोप से आए विजयनगर में, जो मैं पहले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, तफसील से माखस पर मैंने बात की है, तो यहाँ पर माखस पर हम बात नहीं करेंगे आपकी, लेकिन कुछ कुछ जगह पर आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसमें विजयनगर में निकितीन का एक नाम सुना है, तो एक बड़ा ट्रैवलर है, 16वीं सेंचुरी में 16वीं सदी में वो आता है और उसने कुछ जो यहाँ देखा उसको जो कलमबंद किया है उसके बारे में बात की जा रही है। उसने ये बताया है कि शहरी ज़िंदगी के बारे में बता रहा है विजयनगर के, कि विजयनगर के जो शहरी ज़िंदगी है बड़ी क्लियर है, साफ़ है, दिखती है कि यहाँ पर वजूद में शहर आ रहे हैं। विजयनगर में जब जाता है वो देखता है, वो डेवलपमेंट देखता है, वहाँ की सब देखता है, तो बोलता है कि शहर यहाँ पर है, शहर की ज़िंदगी है। और दूसरी चीज़ वो बता रहा है कि हमने ये भी देखा कि मंदिरों के आसपास में शहर को बनाए जा रहे हैं। एक बड़ी अहमियत की चीज़ निकितीन के ज़रिए मिल है कि यानी कि गांव तो है ही है, शहर यानी कि वो भी एक चीज़ यहाँ पर हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है। तो शहरी ज़िंदगी का मेन जो मकसद होता है, शहर जब कहने का मकसद होता है अर्थव्यवस्था में, तो आप ये समझ लीजिए बाज़ार पद कहा जाता है। बाज़ार जितना बड़ा होता है वो शहर उतना बड़ा होता है, उस सेंस में ही कहा जाता है कि बाज़ार आ रहा है। दूसरी जो बात डिस्कशन में आती है हमेशा कि
अगर हम विजयनगर को डिस्कस करना चाहते हैं तो आबादी क्या है उस पर बात करें कि भाई तभी तो आपको समाज का समझ में आएगा। तो आबादी पर कोई ऐसा रिसर्च नहीं हुआ है कि आप एग्जैक्टली दे पाइए कि इसमें इतने लोग थे और इतने लाख लोग थे। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जा रहा है क्योंकि कोई डेटा ऐसा साफ नहीं आ रहा है जिसमें ये कहा जा सके आपको कि विजयनगर की कितनी आबादी थी। लेकिन जो हमें माखज़ से जो मालूमात हासिल हुई है उसके हिसाब से ये बात ज़रूर की गई है कि सिर्फ हिंदुस्तान के ही लोग यहाँ पर नहीं रह रहे हैं, हिंदुस्तान से बाहर के आए हुए लोग भी यहाँ पर रह रहे हैं, जिसका हमें की मालूमात रेफरेंस मिल रहा है हमारे माखज़ में। अब उसमें ये कहा जाता है कि आपके पास फॉरेनर हैं, अच्छे चाइनीज़ भी कुछ यहाँ रह रहे हैं, अरब रह रहे हैं यहाँ पर, ईरानी रह रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है उसमें। उसके बाद अगर आप उसमें देखिए तो पारसियों के बारे में भी जिक्र आ रहा है, आपको यहूदी के बारे में जिक्र आ रहा है, ज्यूस जिसको कहते हैं कि यहूदी भी यहाँ पर देखे गए हैं। तो ये 2-3 चीज़ बड़ी अहमियत की चीज़ है कि उस 14th सेंचुरी से फिर से लेके 16th सेंचुरी के बीच का जो पीरियड हम विजयनगर की बात कर रहे हैं, उस पीरियड में जो बड़ी अहम चीज़ है वो ये है कि हिंदुस्तान में पारसी भी हैं, हिंदुस्तान में यहूदी भी हैं, इसमें आपके मुस्लिम्स भी हैं और इसमें आपको चाइनीज़ भी हैं। ये अलग अलग लोगों का जिक्र आ रहा है यहाँ पर। दूसरी चीज़ है कि ज़ाहिर बात है कि इसमें बताया कि हिंदू की जो पॉपुलेशन है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा लोग जो हैं ये हिंदू यहाँ पर रह रहे हैं। समाजी इसमें जो वो आपको जो डेमोग्राफी जो बताई जा रही है वो इस तरह समझ सकते हैं आप। और एक भी बताया गया है कि जो बल्क ऑफ मतलब सबसे ज़्यादा आबादी जो बताई गई वो बताई गई हिंदुओं की। और ये भी साफ क्लियर किया जा रहा है कि आपके यहाँ पर कास्ट सिस्टम भी है, आबादी भी है और कास्ट सिस्टम भी मौजूद है। बहुत साफ लफ्ज़ों में ये कहा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जो एक बड़ी अच्छी चीज़ इस पीरियड में मिल रही है विजयनगर में, कि विजयनगर के पीरियड में ये बताया जा रहा है कि जो आर्मी होती है जिसमें फ़ौज लड़ते हैं, जो पहले बताया जाता है अगर आप नॉर्थ इंडिया में पढ़िए कि आप छत्रह क्लास को ही सिर्फ आर्मी में नौकरी करने का हक़ होता था, यहाँ पर ये नहीं है। ये कहता है कि आर्मी जो है फ़ौज में जाने का इख्तियार सभी को है। कोई ऐसा ये नहीं है कि आप इस समाज से आते हैं तो आप नहीं जाएंगे, आप उस समाज से हैं तो सारे लोगों को अहलियत के हिसाब से अगर जिनमें अहल है तो वो आर्मी में जा सकते थे, फ़ौज में जा सकते थे। ये इजाज़त वहाँ पर दी गई है। समाज में जो एक बड़ी चीज़ अहमियत की चीज़ जो देखी गई है वो ये देखी गई है कि समाज में इस पीरियड में भी ब्राह्मण्स की बड़ी इज़्ज़त है। अगर आप कृष्णदेवराय का अगर देखिए तो कृष्णदेवराय भी बड़ी इज़्ज़त करता है। वो इसलिए भी करता है कि उनकी लॉयल्टी को तस्लीम करता है कि बहुत लॉयल है मेरे, इस वजह की इज़्ज़त करते हैं। लेकिन थ्रू आउट विजयनगर में आप देख लीजिए समाज का जो ताना बाना ऐसा बना हुआ है, उसमें ये साफ दिखता है कि जो हमारे यहाँ ब्राह्मण कम्युनिटी है के से जिनका ताल्लुक़ है वो सबसे ज़्यादा हाई इज़्ज़त पर रखा गया और बहुत ज़्यादा उनको एहतराम दिया गया। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ब्राह्मण का जो पोजीशन है उसमें ये है कि चूँकि इनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादातर जो है वो मज़हबी काम में है और इदारे के काम में है, एजुकेशन के काम में। तो मज़हबी और आप ये कह सकते हैं कि तालीमी काम में ये इन्वॉल्व है, ये रेफरेंस मिल रहा है। हालांकि अभी इस पर नई बहुत सारी रिसर्च आ चुकी है, इस पर बहुत डिबेट हो रही है कि कई चीज़ें और भी आ रही है। तो इस डिबेट में अभी हम नहीं जाएंगे। हमने थोड़ा आपको 8th सेंचुरी जब कर रहे थे तो उस डिबेट में बात किया था कि ये चीज़ें बहुत सी है कि ब्राह्मण दूसरे काम में भी इन्वॉल्व हैं, दूसरी एक्टिविटी में भी ब्राह्मण्स आ रहे हैं, खेती भी कर रहे हैं। उस पर नए रिसर्चेज आ रहे हैं। ख़ास करके अगर आप उड़ीसा को देखिए, ईस्टर्न इंडिया को देखिए तो कई चीज़ें इस पीरियड में आ रही है। अभी इस पर हम गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं। कोई रेफरेंस में ये भी आपको देखने को मिल रहा है कि रॉबरी है, यानी कि राहज़री जो आप कहते हैं, रास्ते में किसी को लूट लेना, मार देना, वो भी हमको देखने को मिल रही है कि क्राइम है उस पीरियड। दूसरी एक और चीज़ इस पीरियड में देखी गई है कि विलेज लेवल पर, गांव के लेवल पर एक दूसरे से नाइतफाक़ी और लड़ाई, उसका रेफरेंस भी देखने को मिल रहा है कि एक गांव का दूसरे गांव में चाहे बाउंड्री के लिए चाहे किसी चीज़ के लिए झगड़ा होता है। इसमें रेफरेंस मिलता है कि बादशाह ने अपने वज़ीर को हुक्म दिया कि आप जाके वहाँ का सुलह कराइए। ये सारी भी रेफरेंस मिलती है अगर दो गांव में लड़ाई हो रही है तो। समाजी हालात पर जब आप बात करते हैं तो उसमें एक और बड़ी अहमियत की चीज़ आती है। उस अहमियत की चीज़ को हम और समझना चाहेंगे। यहाँ पर हम तालीम को समझना चाहेंगे कि हमारे पास तालीम का क्या ज़रिया है और तालीम किस तरीक़े से हो रही है और किन लोगों की तालीम हो रही है।
ज़ाहिर बात है कि जो तालीम आज का जो मयार है, आज जितने हम ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, पहले ज़माने में उतने वो ज़्यादा लोग नहीं पढ़ा करते थे। आप जितने बच्चे आज स्कूल जाते हैं, उतने बच्चे स्कूल उस वक़्त नहीं जाया करते थे। तालीम कम है लेकिन है तालीम, ये हम नहीं कह सकते हैं कि हमारे यहाँ अहद-ए-वस्ता में तालीम नहीं है, तो अहद-ए-वस्ता में भी तालीम है। तो हम विजयनगर के मद्देनज़र जो आपसे बात करेंगे वो ये बताएँगे कि ये बताया जाता है कि जो हाई क्लास जो है, अपर क्लास जो एकदम टॉप जैसे बादशाहों की जो फैमिली है, उन फैमिलियों की जो नोबल्स की फैमिली है, उन फैमिलियों के बारे में बताया है कि हाई क्लास की जो औरतें हैं, उनकी औरतों में भी एजुकेशन दिया गया। इसका भी रेफरेंस मिलता है कि उनकी जो औरतें हैं वो भी एजुकेशन हासिल कर रही हैं। दूसरी चीज़ ये बताया है, पायस करके एक फॉरेन ट्रैवलर्स हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन पर अगर आप बात कीजिएगा तो उस पर ये कहता है, क्योंकि पायस को विजयनगर में बहुत बड़ा सोर्स माना जाता है, वो एक बड़ी जानकारी का जो हिस्सा हम लोग लेते हैं वो पायस से लेते हैं, विजयनगर के समाजी हालात को अगर समझने के लिए देखना तो पायस ये कहता है कि ज़िंदगी जो है यहाँ पर अपर क्लास के लोगों की लाइफ जो है वो लैविश क्लास लाइफ, मतलब कि बहुत ही आरामदेह ज़िंदगी है, बड़े अच्छे कपड़े पहन रहे हैं और अच्छा खाना खा रहे हैं और ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको दी जा रही है। ये अपर क्लास के हाई क्लास के लोगों की बात की जा रही है। यही पायस ये भी कह रहा है कि यहाँ पर सती का रिवाज भी है। सती का रिवाज जो है वो आम नहीं है, अपर क्लास के लोगों में है, ऊंचे दर्जे के जो लोग हैं उनके यहाँ सती का रिवाज है। दूसरी चीज़ है कि जो बादशाह है, जो बादशाह का दरबार है, वो दरबार एक बार लगता है और उसमें बादशाह बाकायदा पहुंचते हैं और बादशाह से लोग आते हैं, मिलते हैं। उसमें उनके गवर्नर्स हैं, वो भी आके मिलते हैं, बात करते हैं। एम्बेसडर है, दूसरी कंट्री से आए हैं, फॉरेन कंट्री से आए हैं, तो वो भी जाके बादशाह से मिलना चाहते हैं, वो भी मिल सकते हैं उसी पीरियड में। जिनको कुछ फरियाद करनी है तो ऐसे लोग भी मिले, तो बादशाह से मिलने का रिवाज है। ये जो तहजीब है वो, ये जो एक तहजीब है वो वहाँ पर चल रही है। आर्मी जो इस्तेमाल हो रही है, तो फ़ौज कैसे लड़ रही है, फ़ौज को लड़ने का क्या तरीका है। तो कैवलरी भी है, यानी कि पैदल की भी है और घोड़े पर घोड़ासवार भी चल रहे हैं। उसके बाद हाथियों का भी आपको ज़िक्र आता है कि लड़ाई में हाथी को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस तरह से आर्मी की जा रही है, आर्मी को बनाया जा रहा है और काफ़ी अच्छी आर्मी है विजयनगर की। और चूँकि इसके कई प्रूफ देखे गए हैं कि कई जगह पर कामयाबी ये ख़ुद अपने आप में एक आपको एग्ज़ाम्पल देती है, आपके लिए एक बनता है कि भाई ये कैसा बादशाह था, ये कितना स्ट्रॉन्ग सल्तनत थी जो एरिया में एक्सटेंड किया उसने। हमने ये सीखा कि हमारे विजयनगर की जो सल्तनत थी उसमें रियासत कैसे चल रही है। तो मैंने बताया था कि रियासत चलाने के लिए 4 बताया था, आपको याद कीजिए कि पहली जो चीज़ थी वो मंडलम था। मंडलम के बाद मैंने बताया था कि नायडू है, नायडू के बाद अस्थल है, फिर अब बताया था ग्राम। तो ये 4 इम्पॉर्टेंट स्टेजेस है जिसके ज़रिए सरकार को कंट्रोल किया जा रहा है। फिर ये बताया गया है कि सरकार को, बादशाह को ये हक़ दिया गया है कि वो नायक को इंसाफ़ करे और बिना इसके इंसाफ़ करे। जिस रियासत के बारे में ये बात, फिर ये भी हक़ दिया गया कि हम टैक्सेस ले सकते हैं, बादशाह को ये हक़ है कि बादशाह टैक्स लेगा। और उसमें हमने बताया था कि टैक्सेस कोई फ़िक्स नहीं है, वो फ़र्क होता है आपकी कौन सी फसल आप कर रहे हैं, किस फसल का है, उसमें अलग अलग वो बताया था मैंने। किसी में 1/3 बताया था, किसी में 1/4 बताया था, किसी में 1/6 बताया था। टैक्सेस वैरी कर रहे हैं। तीसरी चीज़ बताई गई थी समाज की जो हालात थे वो कैसे समाज में लोग रह रहे हैं। तो समाज के हालात के बारे में बताया था कि ब्राह्मण को फर्स्ट पोजीशन पर रखा गया है और उनको ये रखा गया है कि उनका तालीमी काम रहेगा और साथ साथ तालीमी के साथ साथ मजहबी काम है जो ब्राह्मण कर रहे हैं उसमें इन्वॉल्व है। और एक मैंने एग्जाम्पल दिया था कि विजयनगर में जो बादशाह कृष्णदेवराय है वो काफ़ी इज्जत भी करता है, ब्राह्मण को हाई पेडेस्टल पर रखता है। आज के अनुवाद पर मज़ीद मालूमात के लिए आप स्क्रीन पर दी जा रही किताबों का मुताला कर सकते हैं। मज़ीद जानकारी के लिए आप इस पते पर राब्ता भी कर सकते हैं। तलबा व तलवात, आज के प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। आइंदा एक नए उन्वान के साथ फिर मुलाकात होगी। आदाब।